नमस्कार साथियों, आज हम बीपीएससी टीआरई 2.0 में 9th-10th सोशल साइंस के अंतर्गत ज्योग्राफी भूगोल के प्रश्नों का विश्लेषण देखेंगे। और यह परीक्षा जो है टीआरई 2 में हुई थी और इसमें आपके लिए बता दें कि 9th-10th इसमें जो है 10th भूगोल से प्रश्न आए थे। 10th भूगोल एनसीईआरटी से प्रश्न आए थे और जितने भी चैप्टर्स थे उनसे लगभग सारे प्रश्न आए थे। और चूँकि हमने 10th भूगोल एनसीईआरटी के बारे में डिस्कस कर लिया है तो अब इसको जो है यहाँ पे विश्लेषण करना काफ़ी आसान हो गया है। तो पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? तो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था 1992 में। और कहाँ आयोजित हुआ था? तो रियो डी जनेरियो में। और ये कहाँ है? तो ये ब्राज़ील का एक बहुत ही फेमस शहर है। अगले प्रश्न पे आते हैं, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल पुस्तक किसने लिखी है? तो हमने इसके बारे में देखा था कि सुमाकर जो है, और एनसीईआरटी में आपका सुमेसर भी दिया हुआ था। तो आप इनका जो ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा इंग्लिश में, तो इंग्लिश में आपको कन्फ्यूजन कभी नहीं होगा। तो सुमाकर ने जो है पुस्तक लिखी थी स्माइल इज़ ब्यूटीफुल। और किस बारे में लिखी थी? तो हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया है एनसीईआरटी की कक्षा में। फिर है, सीमा सड़क संगठन बीआरओ की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका भी प्रश्न दिया गया है। तो ये 1960 में हुआ था। और बीआरओ ने ही अटल टनल के को जो है कंस्ट्रक्शन किया था। और बीआरओ के बारे में इतना आप जानिए कि जो है भारत का जो बॉर्डर रोड्स हैं, जो बॉर्डर पे रोड्स हैं, जैसे चाइना के साथ में लद्दाख वगैरह क्षेत्र में, या फिर जो है अरुणाचल वाले क्षेत्र में, तो वहाँ पे जो भी कंस्ट्रक्शंस होते हैं वो बीआरओ करता है, सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को लागू किया गया था। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है 1973 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर लागू किया गया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू किया था? 1973 में, बाघ परियोजना। और 1974 में आप ध्यान रखिएगा, 1974 में जो है जल अधिनियम आप ध्यान रखिएगा। और अगर हम 1981 की बात करें तो आप इसमें वायु अधिनियम ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो 1973 प्रोजेक्ट टाइगर, 1974 जल अधिनियम, 1981 वायु अधिनियम। फिर आगे बढ़ते हैं, और इसके अलावा जो है आपको 1986 जो पुस्तक में दिया हुआ आपके, तो 1986 में जो है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, तो आपको ध्यान रखना इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। फिर उसके बाद जो है बायोडाइवर्सिटी एक्ट आपको ध्यान रखना है, जैव विविधता अधिनियम, ये आपको 2002 का याद रखना है। अधिनियम ये 2002 में आया था, ये आपको ध्यान रखना है। और आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। और मुंडा और संथाल का हमने देखा था कि ये महुआ या कदम्ब का, तो आपको महुआ या कदम्ब दोनों में से कोई दिया रहेगा, इनकी पूजा करते हैं। और साथ में जो है उड़ीसा और बिहार के जो है बारे में बताया गया था कि वहाँ के जो लोग होते हैं वो शादियों में जो है आम और इमली की पूजा करते हैं, तो इसके बारे में भी हमने देखा था। अगला प्रश्न, भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पठार से आच्छादित है? तो इसका जो सही जवाब है वो है 27%। 27% जो है आपको एनसीईआरटी में दिया गया है कि पठार से आच्छादित है, 43% मैदान से आच्छादित है, और 30% जो है 30% आपका जो है पहाड़ से ये जो है इसमें। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। फिर है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो बहुत ही बेसिक प्रश्न है और इसका आंसर है 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। और मैंने आपको वहाँ भी बताया था कि जो है मिलियन वर्ग किलोमीटर में ही परीक्षा में पूछा जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में वन आवरण का वांछित प्रतिशत क्या है? तो ध्यान दीजिए, इसके अंतर्गत 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत 33% जो है भारत में वन आवरण का वांछित प्रतिशत माना गया, यानी हमें कम से कम 33% तक जाना है। और साथ में अगर बात की जाए, जो लेटेस्ट रिपोर्ट है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 का है अभी हमारे पास, 2023 का नहीं आया है, ये 2 साल पे आता है। और अभी 2023 वाला पब्लिश नहीं हुआ, तो जो परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है हमारे करंट अफेयर्स के लिए भी, तो ये ISFR 2021 है। और इसके अंतर्गत अगर टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर की बात की जाए, टोटल फॉरेस्ट और टोटल ट्री कवर की बात की जाए पूरे भारत में, तो 24.62% है। तो ये हम आपको आगे जो करंट अफेयर्स की कक्षाओं में बताएंगे। फिर है, किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ पिंडों का संकेंद्रण अधिक होता है? तो इस प्रश्न को भी हमने बहुत अच्छे से समझा था जब हम खादर और बांगर पढ़ रहे थे कि बांगर जो होता है उसमें कंकड़ नॉड्यूल्स को ज़्यादा पाए जाते हैं, और जो खादर होता है वो बारीक होता है, बांगर के मुकाबले जो है महीन कण होते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, और लेटराइट के बारे में हमने देखा था कि जहाँ निछालन प्रक्रिया होती है, लीचिंग प्रक्रिया होती है, वहाँ लेटराइट मृदा पाई जाती है, जैसे मेघालय हो गया, और उसके बाद जो है पश्चिमी घाट के क्षेत्र हो गए भारत में,
तो यहाँ पे जो है लेटराइट मृदा पाई जाती है। यदि ऊपरी मिट्टी बह जाती है तो उसे क्या कहते हैं, तो इसके बारे में भी हमने देखा था, क्या बोलते हैं, इसको सीट कटाव बोलते हैं। और आपको कमेंट करके बताना कि गली कटाव किससे कहते हैं। और आपको साथ में जो है हमने यह भी डिस्कस किया था कि जो चंबल के बीहड़ है, चंबल के बीहड़ वो गली कटाव के उदाहरण है, चंबल के बीहड़। और बैडलैंड कटाव भी बोला जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है लेप्चा लोकगीत देश के किस भाग में संबंधित है, तो ये भी हमने देखा था, कहाँ पे, तो ये उत्तरी दार्जिलिंग में। और या फिर जो है अगर बात की जाए तो जो है सिक्किम में भी कह सकते हैं, सिक्किम में भी ये मनाया जाता है, लेकिन चूंकि एनसीईआरटी में दिया था उत्तरी दार्जिलिंग, तो इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ पे उत्तरी दार्जिलिंग दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, सब हमने देखा है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में दुधवा है, राजस्थान में सरिस्का है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। फिर आगे बढ़ते हैं, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं, तो हमने इसके बारे में भी देखा था, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं। और ISFR 2021 के अकॉर्डिंग भी मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। बाकी डिटेल में हम करंट अफेयर्स की कक्षाओं में देखेंगे। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संरक्षण रणनीति में सीधे तौर पर सामुदायिक भागीदारी शामिल नहीं है, तो इसमें जो है संयुक्त वन प्रबंधन की जब बात आती है तो संयुक्त वन प्रबंधन में जो है सामुदायिक भागीदारी शामिल होती है, तो आपका ये तो सही है। फिर बीज बचाओ आंदोलन, तो बीज बचाओ आंदोलन एक आंदोलन था, तो ये भी सामुदायिक भागीदारी इसमें थी। और वन्य जीव अभयारण्यों का सीमांकन ये सरकारी काम होता है, और सरकारी कार्य में जो सामुदायिक भागीदारी को शामिल नहीं किया जा सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो सरकारी काम होते हैं, वन्य जीव अभयारण्यों का सीमांकन होगा, वो अधिकारी लोग आएंगे करेंगे, तो ये इसमें जो सामुदायिक भागीदारी डायरेक्टली जो है सीधे तौर पर शामिल नहीं होगी। और बीज बचाओ आंदोलन का हमने डिस्कस किया था कि विजय जरदारी ने इसका नेतृत्व किया था, विजय जरदारी ने इसका नेतृत्व किया था। आगे बढ़ते हैं, भारत में जल विद्युत ऊर्जा परियोजनाओं द्वारा बिजली का कितना प्रतिशत योगदान होता है, तो इसका सही आंसर था 22%। और इस सब हमने एनसीईआरटी भूगोल में डिस्कस किया है। और आप लोगों में से जिन्होंने भी एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है अभी तक, अभी भी मौका है, आप एक बार पढ़ लीजिए। और चैनल पे आपको जो है भूगोल एनसीईआरटी की जो कक्षाएं दी गई हैं, आप वहाँ पे जो जो महत्वपूर्ण तथ्य आपको बताए गए हैं, आप उतना जो है अपना मार्क कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, और आपको बहुत आसान हो जाएगा। प्रश्न बार बार पूछा जाता है, भारत के जल जीवन मिशन के अनुसार प्रति व्यक्ति पेयजल आपूर्ति को कितनी आवश्यकता है, तो जल जीवन मिशन की बात हमने की थी कि 2019 में इसको लाया गया था, और इसके अंतर्गत 55 लीटर जो है आवश्यकता है प्रतिदिन। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी मुहाना बनाती है, तो मुहाना इस्चुरी बोलते हैं। और यह जो है बात करें तो माही और ताप्ती नदी बनाती है, तो आंसर हो जाएगा 1 और 2। और इसके अलावा जो है नर्मदा और ताप्ती की बात करें तो नर्मदा और ताप्ती जो है ये भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियाँ भारत की पश्चिम में जो बहती हुई जाती हैं, भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी हैं। और साथ में बात करें माही नदी क्या है, तो माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार पार करती है या काटती है, कर्क रेखा को 2 बार पार करती है या 2 बार काटती है, तो आपको ध्यान रखना है। और पेन्नार के बारे में आप एक फैक्ट ध्यान रखिएगा, पेन्नार जो है नंदी हिल से निकलती है, ये भी प्रश्न पूछा गया परीक्षा में, तो नंदी पहाड़ियों से निकलती है पेन्नार नदी। फिर उसके बाद जो है, और ये जो है क्या नाम है, ग्रांड कैनियन का भी निर्माण करती है, ग्रांड कैनियन का। और कैनियन जो है गॉर्ज को बोलते हैं, और गॉर्ज के बारे में हमने डिस्कस किया था, जब नदी जो है पहाड़ के बीच से रास्ता बनाकर जो है चट्टानों के बीच से रास्ता बनाकर निकलती है, तब गॉर्ज का निर्माण होता है। इसको महाखड्ड भी बोला जाता है, जैसे हमने इंडस गॉर्ज के बारे में देखा था और दिहांग गॉर्ज के बारे में देखा था। फिर अगला प्रश्न, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो सरदार सरोवर बांध सभी को पता है कि यह जो है कहाँ पे, तो नर्मदा नदी पर ये बनाया गया है। और अगर बात की जाए कि इससे लाभार्थी राज्य कौन कौन से हैं जो हमने डिस्कस किया था, तो मध्य प्रदेश था, MP हो गया, और साथ में गुजरात हो गया, और गुजरात के ऊपर जो है राजस्थान हो गया, और साथ में जो है नीचे महाराष्ट्र हो गया। तो 4 राज्य जो है इनसे लाभ लेते हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं, भारत के किस राज्य में वर्षा जल को पलार पानी कहा जाता है, तो पलार या पलार पानी जो है हमने देखा था राजस्थान में कहा जाता है। और ये सब चीज़ें आपसे NCERT में डिस्कस की गई हैं, तो आप लोग जो है क्लासेस ज़रूर देख लीजिएगा। और ये PRT से TGT तक सबके लिए महत्वपूर्ण है, और बाकी जो TGT वाले हैं उनको 11th क्लास की NCERT भी कवर करनी पड़ेगी। फिर है, भारत के किस राज्य ने सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना अनिवार्य कर दिया है, तो हमने इसको भी देखा था, तमिलनाडु ने अनिवार्य कर दिया था। और ये कोई करंट अफेयर्स का प्रश्न नहीं था, तो बाकी NCERT में दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है कि जो है किस देश में झूम खेती को
मिल्पा के नाम से जाना जाता है। तो मिल्पा के बारे में हमने देखा था कि मिल्पा जो है किसको कहते हैं, तो मैक्सिको में जो झूम खेती की जाती है उसको हम मिल्पा के नाम से जानते हैं। तो मैक्सिको आए या सेंट्रल अमेरिका आए, तो ध्यान रखिएगा मैक्सिको आए चाहे सेंट्रल अमेरिका आए, सेंट्रल अमेरिका आए दोनों जगह पे जो है मैक्सिको हो जाएगा, मिल्पा हो जाएगा। और साथ में अगर बात की जाए ब्राज़ील में, तो ब्राज़ील में आप ध्यान रखिएगा ब्राज़ील में रोका कहते हैं। बाकी हमने एनसीईआरटी में डिस्कस किया है, तो कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। आपने नहीं देखा तो जाके वहाँ से देख लीजिएगा, और जो जो महत्वपूर्ण चीज़ें बताई गई हैं आगे परीक्षा के लिए। और साथ में जो ब्राज़ील में ये भी ध्यान रखिएगा कि झूम खेती को रोका कहते हैं, लेकिन ब्राज़ील में ध्यान रखिएगा जो ब्राज़ील में जो कॉफ़ी के बागान होते हैं, कॉफ़ी के जो प्लांटेशंस होते हैं, तो कॉफ़ी बागान को हम क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा फैजेंडा कहते हैं, फैजेंडा। और ये प्रश्न पूछा गया कई बार, तो फैजेंडा बोलते हैं। इंग्लिश में भी मैं लिख दे रहा हूँ, कन्फ्यूजन ना हो कहीं से भी, फैजेंडा कहते हैं। और साथ में अगर देखा जाए तो ब्राज़ील का आप ध्यान रखिएगा, ब्राज़ील जो है कॉफ़ी में नंबर 1 पर है, गन्ने में नंबर 1 पर है। तो यहाँ पे ये सब ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गन्ना उत्पादन में भारत विश्व में किस स्थान पर है। तो भारत जो है दूसरे स्थान पर है, पहले नंबर पे ब्राज़ील है और दूसरे नंबर पे भारत है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और भारत में अगर बात की जाए तो गन्ना उत्पादन में आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा राज्य जो है पहले नंबर पर है। फिर वर्ष 2019-20 में भारत के किस राज्य ने मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किया। तो ग्राउंड नट की जब भी बात आती है तो ग्राउंड नट सबसे ज़्यादा जो है गुजरात में होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, गुजरात में ही सबसे ज़्यादा होगा। और अगर यहाँ पे बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के बारे में भी जान लीजिए, चलिए बता देते हैं। तो गन्ने में और साथ में जो है आलू हो गया और साथ में जो गेहूँ, तो इन सब में जो है उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। और चावल की बात करें तो चावल में जो है नंबर 1 पर पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, और उत्तर प्रदेश इसमें दूसरे नंबर पर है। आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटाइट अयस्क में लोहे की सांद्रता कितने प्रतिशत होती है। तो ये भी प्रश्न पूछा गया एनसीईआरटी से, सभी प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि मैग्नेटाइट अयस्क में लोहे की सांद्रता जो कितनी होती है, तो 70% होती है, ध्यान रखना है। और हेमेटाइट का आपको जो है देख लेना है एनसीईआरटी से। फिर रत्नागिरी जिला लौह अयस्क भंडार, रत्नागिरी जिला लौह अयस्क भंडार किस राज्य में स्थित है। तो रत्नागिरी महाराष्ट्र में एक जगह है, तो इसका आंसर सही महाराष्ट्र हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो अंकलेश्वर तेल क्षेत्र कहाँ है, तो गुजरात में स्थित है। फिर आगे बढ़ते हैं। पार्वती घाटी का भूतापीय संयंत्र कहाँ स्थित है। तो पार्वती घाटी का भूतापीय संयंत्र ये जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और इसके अलावा अगर लद्दाख की बात की तो लद्दाख में जो है पूगा घाटी में जो है भूतापीय संयंत्र स्थापित किया गया है, लद्दाख में पूगा घाटी में। और हिमाचल प्रदेश में जो पार्वती घाटी में भूतापीय संयंत्र स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है अधात्विक खनिज कौन सा होता है। तो खनिज 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक, तो ये धात्विक है, ये भी धात्विक है, लेकिन ये जो है अधात्विक खनिज है। तो अभ्रक जो है जिसको हम माइका बोलते हैं, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है अधात्विक खनिज है। और ये कहाँ पाया जाता है, तो ये झारखंड में कोडरमा नाम की जगह है, तो ध्यान रखिएगा झारखंड में जो है कोडरमा इसके लिए फेमस है, अभ्रक के लिए कोडरमा फेमस है। फिर आगे बढ़ते हैं। भेल भारत एवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड किस प्रकार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये हमने देखा भी था, तो ये सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, एनसीईआरटी में दिया गया है। और आपको पता भी है कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स कौन से होते हैं, पीएसयूज कौन से होते हैं। और साथ में निजी में जो है अंबानी जी का जो रिटेल रिलायंस वाला आ जाएगा, तो ये सब जो है निजी में आ जाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। मुंबई में पहली सफल कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी। तो ये भी बताया गया है एनसीईआरटी में 1854 में। और ये प्रश्न जो है कहीं भी पीआरटी में पूछा जा सकता है, इसके अलावा टीजी 6 से 8 में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है भद्रावती लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है। तो भद्रावती लौह एवं इस्पात संयंत्र ध्यान रखिएगा कर्नाटक में स्थित है। फिर अगला है भारत के किस पठार में लौह एवं इस्पात उद्योगों का सर्वाधिक संकेंद्रण है। तो जो है ये छोटा नागपुर पठार में जो है सबसे ज़्यादा लौह एवं इस्पात उद्योगों का सर्वाधिक संकेंद्रण है। फिर आगे बढ़ते हैं। समताप मंडल की ऊंचाई क्या है। तो समताप मंडल की ऊंचाई जो है आप ध्यान रखना है 50 किलोमीटर है। और यह प्रश्न भूगोल में भी पूछा जा सकता है, पर्यावरण में भी पूछा जा सकता है। और समताप मंडल में ही जो है क्या पाया जाता है, तो ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है। और ओजोन परत क्या करती है, तो सूर्य से आने वाली जो है हानिकारक जो है यूवी रेस को जो है एब्जॉर्ब करती है और इसलिए जो है हम तक ये नहीं पहुंच पाती हैं। और
हमें जो है नुकसान इससे नहीं होता। तो यूवी रेस को या यूवी किरणों को अवशोषित करती हैं। और समताप मंडल में अगर हम बात करें तो जो है वायुयान भी जो है यहीं पे उड़ते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, अटल टनल की लंबाई कितनी है? तो अटल टनल की जो लंबाई है वो 9.02 किलोमीटर है और इसको भी जो है BRO ने ही बनाया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। फिर अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है ये मुंबई है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय जलमार्ग NW1 का नाम दिया गया है? तो इसको आप जानते भी हैं, इलाहाबाद हल्दिया को। और आपको जो कमेंट करके बताना है कि नेशनल वाटरवे 2 यानी राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किसको बोला जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, भारत में रेलवे को कितने जोनों में पुनर्गठित किया गया है? तो ये 16 जोन में रेलवे को पुनर्गठित किया गया है। फिर अगला प्रश्न, भारत के प्रथम कच्चा तेल पाइपलाइन परिवहन नेटवर्क का नाम बताइए। तो इसमें जो है दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। और अगर हम बात करें इसका तो नाम क्या था, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ नाहरकटिया से जो है नून माटी से बरौनी, नाहरकटिया से नून माटी लाया गया, फिर नून माटी से जो है बरौनी में लाया गया और बरौनी पाइपलाइन इसका नाम था। और यह जो है 1167 किलोमीटर लंबी थी। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है लाया गया था। और ये नाहरकटिया क्या था? तो ये ऑयल फील्ड था और यहाँ से जो है पाइपलाइन लगाया गया नून माटी के लिए और नून माटी से बरौनी के लिए, 1167 किलोमीटर कुल। फिर आगे बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न पे। तो 1855 में भारत में पहली जूट मिल किस स्थान पर स्थापित की गई थी? तो यह जो है रिसड़ा में स्थापित की गई थी, ये भी दिया गया है प्रश्न। और रिसड़ा कहाँ पे है? तो कोलकाता में एक जगह है, कोलकाता के पास में। तो आपने ये प्रश्न देख लिए हैं और ये प्रश्न जो PRT में भी पूछे जा सकते हैं, 6 to 8 में भी पूछे जा सकते हैं, बाकी TGT में तो रिपीट हो ही सकते हैं। तो आप लोग जो है NCERT का महत्व सबसे ज़्यादा समझें। BPSC ट्री परीक्षा में सफल होने का जो एक बहुत बड़ा योगदान होता है वो NCERT का भी होता है। जो NCERT के प्रश्नों को करके जाता है उसके प्रश्न हूबहू सही हो जाते हैं, जैसा कि आप इस पेपर में देख रहे हैं। और यही प्रश्न हो सकता है PRT में पूछ ले या आपको जो 6 से 8 में पूछ ले। अब इसके बाद जो है हम शाम को आपके लिए भूगोल के लिए जो हम भारत का भूगोल के हम कुछ प्रश्न लेके आएंगे आपके लिए, जो परीक्षा दृष्टि से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। तो शाम को जो है देखिएगा ज़रूर। और साथ में जो NCERT को आप लोग कवर कर लीजिएगा। आपको जो क्लास 8, 9 और 10, तो 8, 9, 10 NCERT भूगोल ख़त्म हो चुकी है। और यहाँ से आप जो है वीडियो देख के जो है चैप्टर्स नोट कर लीजिए और चैप्टर्स जो इम्पॉर्टेंट हैं वो डिस्कस किए गए हैं और उसमें जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो उसमें तथ्य बताए गए हैं वो सब नोट कर लीजिएगा आप, और वही आपके परीक्षा में आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।